क्या आपने जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट कर लिया? आपको जो डाउट हो जो भी क्वेश्चंस में, आप मुझे बताते चलें। आज जो हम पढ़ रहे हैं भैया, अभी तक आपने पढ़ा है, मैंने कहा गवर्नमेंट, समझना, मैंने कहा गवर्नमेंट मतलब सरकार। जैसा कि आप सब जानते हैं सरकार के कितने ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। जल्दी जल्दी देख लीजिए हम क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सरकार के 3 अंग सभी को पता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, कार्यपालिका। लेजिस्लेचर मींस विधायिका, थर्ड जुडिशियरी मींस न्यायपालिका, न्यायपालिका। हाँ महिमा जी क्लास मिल जाएंगी बेटा, महिमा संडे में मिल जाएंगी, संडे में। और मैं इंग्लिश की पीडीएफ आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, कल। एग्जीक्यूटिव में एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव। अभी हमारे ये दोनों पार्ट बचे हैं। लेजिस्लेचर में एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर। ऐसे ही जुडिशरी में एक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जुडिशरी, एक होगा स्टेट गवर्नमेंट का जुडिशरी। स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, समझना, कोशिश करना समझने की थोड़ी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है, यह शायद लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था। सेंट्रल गवर्नमेंट में विधायिका में कौन होता है? पार्लियामेंट, संसद आपने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में कौन होता है? विधानमंडल, हिंदी में भी विधानमंडल। अब आप समझने की कोशिश करो थोड़ा यहां पर। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनका मीनिंग क्या है? सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। जब सरकार के 3 अंग होते हैं तो लेजिस्लेचर तो बनाता है कानून। कानून बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? लेजिस्लेचर की है। उस कानून के अनुसार इस देश को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व कार्यपालिका की है। किसकी है? कार्यपालिका की है। अब कार्यपालिका क्या कानून के अनुसार चल भी रही है या नहीं चल रही है, इसे चेक करना रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी की है, न्यायपालिका की है। क्लियर हुआ? अभी हम कानून बनता कैसे है? जो पूरे हिंदुस्तान का कानून है, पूरे इंडिया का कानून है, उसे बनाता है पार्लियामेंट। कौन बनाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कौन कौन सी अनुसूची, कौन कौन सी लिस्ट से संबंधित कानून बनाता है? लिस्ट से संबंधित कानून बनाता है, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। केंद्र सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट की है। बट जो स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची के विषय हैं, उन विषयों पर पार्लियामेंट तब कानून बनाती है जब किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग जाए। उस राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। राज्य सूची के कानून, राज्य सूची के कानून। अब लिस्ट क्या है? आप में से बहुत सारे योद्धाएं जानते हैं, भारत के संविधान में अनुसूची नंबर 7, शेड्यूल नंबर 7 में 3 टाइप की लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो उन लिस्ट से संबंधित सब्जेक्ट आपको समझने ही होते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित विधानमंडल। स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित क्या पढ़ने वाले हैं? विधानमंडल। सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित पार्लियामेंट तो पूरा हो गया, आज हम विधानमंडल पूरा करने की पूरी भरसक प्रयास करेंगे। और विधानमंडल अगर आपने पूरा कर लिया तो लेजिस्लेचर पूरा, और लेजिस्लेचर पूरा हो गया तो संविधान का 40% पोर्शन पूरा हो गया, 40% हो जाएगा पूरा। तो आज हम विधानमंडल पढ़ते हैं, ठीक है? विधानमंडल, तो उसी की थ्योरी आपके सामने है। तो ये थ्योरी आप पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या टॉपिक का नाम है? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल।
समझ में आ रही बातें? बहुत बढ़िया, समझते चलेंगे सभी कैंडिडेट। कुछ भी डाउट होता है तो तुरंत मेरे से पूछेगा कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं बैठा हूं, तुरंत बताऊंगा। राज्य विधानमंडल, सवाल है राज्य विधानमंडल, मैंने कहा राज्य विधानमंडल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं एक सदनीय, सिंगल हाउस। क्या बोलते हैं? एक सदनीय, सिंगल हाउस, जिसमें केवल एक ही हाउस हो। एक होता है द्विसदनीय। द्विसदनीय का मतलब बाई कैमरल, द्विसदनात्मक निकाय, 2 सदन, 2 हाउस। भारत में अगर एक सदनीय है तो केवल कानून दो लोगों के बीच में बन जाता है। उस राज्य का कानून राज्यपाल और विधानसभा मिलकर बना लेगी। अगर द्विसदनीय है तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये तीनों मिलकर कानून बनाएंगे। ये तीनों मिलकर कानून बनाएंगे। क्लियर हुई बात? ये गवर्नर, स्टेट विधानसभा और विधान परिषद। लिख पाए? इसको बोलते हैं बाई कैमरल, बाई कैमरल, बाई कैमरल सिस्टम। द्विसदनात्मक निकाय, इसको बोलते हैं यूनरी, एकात्मक, एक सदनीय, एक सदनीय निकाय। क्लियर हो गया यहां तक? तो कितने प्रकार के निकाय होते हैं? 2 प्रकार के। तो अब सवाल है कि ठीक है सर, ये तो बात हम समझ गए। जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल है सर, इसका आर्टिकल कौन सा है और कौन सा भाग है? तो आप देखेंगे संविधान में कौन से भाग में है? ये भाग नंबर 6। आप कहोगे सर भाग नंबर 6 क्या है? तो समझ लो, यूनिकैमरल एंड बाई कैमरल पार्ट्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वेल डन, वेल डन महिमा जी, समझिएगा आप। जो संविधान है, ऐसे समझो ये किताब है, संविधान की एक किताब है। ये सबको मालूम है। ये संविधान की किताब बनके कब तैयार हुई थी? ये बनके तैयार हुई 26 डे ऑफ नवंबर 1949। और ये देश में लागू कब हुई? जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, 26 डे ऑफ जैन 1950 ये लागू हुई। जब ये लागू हुई 26 नवंबर 1949 में बनके तैयार हुई, 26 जनवरी 1950 को लागू इस हिंदुस्तान पे हुई, अप्लाई हुई, फोर्सफुली अप्लाई हुई। उस समय इसमें टोटल पार्ट कितने थे? 22 अध्याय, चैप्टर, लेसन और आर्टिकल कितने थे उन दिनों? आर्टिकल थे 395, 395 अनुच्छेद कितने थे? 395। अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां 8 थी। अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या कहा? सुनो, मैंने आपसे यह कहा कि राज्य का विधानमंडल कौन से चैप्टर में आएगा, कौन से पार्ट में आएगा? 22 में से वह पार्ट नंबर होगा 5। कौन सा पार्ट होगा? 5 होगा, सॉरी 6। क्या होगा? 6 होगा। पार्ट नंबर कौन सा होगा? 6 होगा। ये बात आपको समझ में आई? 22 पार्ट में से जो आज हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो लेसन नंबर 6 है। लेसन नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 है, उसी को हम यहां पढ़ रहे हैं। तो क्या बताया मैंने? भाग नंबर 6 में है। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 168। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है राज्य विधानमंडल आर्टिकल नंबर किस में आता है? 168 में। अब राज्य विधानमंडल का जो बड़ा बेटा है उसका नाम है विधान परिषद। क्या नाम है? विधान परिषद। जो छोटा बेटा है उसका नाम है विधानसभा। क्या नाम है? विधानसभा। अब आप कहोगे विधानमंडल तो आर्टिकल नंबर 168 में है, विधानसभा कौन से आर्टिकल में होगी? विधान परिषद 169, और जो विधानसभा है वो किस में आएगी? 170 में। कहां पर आएगी? 170 में आएगी। अब आप कहोगे सर विधानसभा विधान पर ये है क्या? थोड़ा सा और समझा दीजिएगा। तो और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर राज्य में जो विधानमंडल है, विधानमंडल
विधान परिषद, विधानसभा और गवर्नर से मिलकर बनता है। इस पूरे बॉक्स को आप क्या कहते हो? विधानमंडल कहते हो। क्या कहते हो? विधानमंडल कहते हो। विधानमंडल कहते हो। अब इस विधानमंडल में जो वो बिल आएंगे, वो जो बिल बताए थे मैंने आपको, क्या बिल बताए थे? विधेयक। यहां पर क्या बताया था? ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल दो थे, फाइनेंस बिल फर्स्ट टाइप, फाइनेंस बिल सेकंड टाइप, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो यहां होता ही नहीं है। संविधान संशोधन बिल तो यहां पर होता ही नहीं है। यहां पर बिल कौन कौन से होते हैं? सामान्य विधेयक, मनी बिल और फाइनेंस बिल। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं होता है। संविधान संशोधन करने की ताकत किसके पास नहीं होती? विधानमंडल के पास नहीं होती है। यहां पर केवल 3 टाइप के बिल हैं, सामान्य, मनी बिल और फाइनेंस बिल। क्लियर यहां तक की बात है? अब समझिएगा, यहां के कानून, अगर विधान परिषद क्या है, विधान परिषद का नाम क्या क्या है? इसी का नाम है अपर हाउस, इसी का नाम है परमानेंट हाउस, स्थायी सदन, उच्च सदन। क्लियर हो गया? इसी को बोलते हैं सेकंड हाउस ऑफ द स्टेट, सेकंड हाउस। ऑफ द स्टेट। क्लियर हो गया? विधानसभा, विधानसभा का नाम लोअर हाउस, निम्न सदन, टेम्परेरी हाउस, अस्थायी सदन, एंड फर्स्ट हाउस, प्रथम सदन ऑफ द स्टेट, फर्स्ट हाउस ऑफ द स्टेट। स्टेट की कोई भी कानून, विधानमंडल कौन से कानून को बनाती है? शेड्यूल नंबर 7 में लिस्ट है 3, लिस्ट है 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो कौन से कानून को बनाएगी? स्टेट लिस्ट के कानून को बनाएगी विधानमंडल। क्लियर हो गया? ना ही तो यूनियन लिस्ट के मैटर को सब्जेक्ट पर कानून बनाएगी, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने की पावर विधानमंडल की है। विधानमंडल केवल और केवल स्टेट लिस्ट के मैटर पर कानून बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट है, रेस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट है। क्लियर है यहां तक? जल्दी बताएं। ओनली स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने की रेस्पॉन्सिबल संस्था का नाम विधानमंडल है। बट कॉन्करेंट लिस्ट प्लस, ध्यान देना, कॉन्करेंट लिस्ट के कुछ मैटर पर, कॉन्करेंट लिस्ट के कुछ मैटर पर पावर विधानमंडल की है, लेकिन अगर उन मैटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर चलेगी। तो उन मैटर पर पावर किसकी चलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर चलेगी। मैंने कहा सर अगर कॉन्करेंट लिस्ट पर भी कानून विधानमंडल बना रही है, और सर कॉन्करेंट लिस्ट पर एक कानून कौन बना रहा है? पार्लियामेंट। सर उस दशा में, उस कंडीशन में पावरफुल कौन होगा? पार्लियामेंट होगा। अगर कॉन्करेंट लिस्ट पर, समवर्ती सूची पर कानून कौन बना रहा है? विधानमंडल या पार्लियामेंट, तो उस समय सर्वोच्च कौन होगा? पार्लियामेंट होगा। इसी कारण मैंने कॉन्करेंट लिस्ट की जो रूल्स हैं, जो सब्जेक्ट पर कानून बनाने की पावर है, वो पार्लियामेंट को दे दी है। किसको दे दी है? पार्लियामेंट में दिखाई है। चलिए, ये बात आप लोगों तक पहुंच गई होगी, ये बात आप तक समझ में आ गई होगी। आज हिंदुस्तान में विधान परिषद, आज हिंदुस्तान में विधान परिषद कहां कहां पर है? ये विधान परिषद 6 जगह है। कितनी जगह है भारत में? केवल 6 विधान परिषद हैं। कहां कहां पर? एक तो अपना यूपी, एक बिहार, एक हुआ आपका महाराष्ट्र, एक हुआ आपका आंध्र प्रदेश,
एक हुआ तेलंगाना, एक हुआ कर्नाटक। आज भारत में कुल कितनी विधान परिषद हैं? केवल 6 विधान परिषद हैं। कितनी जगह विधान परिषद हैं? 6 जगह विधान परिषद हैं। भारत में टोटल विधानसभाएं कितनी हैं? टोटल विधानसभाएं, टोटल विधानसभाज 31। कितनी विधानसभाएं? 31। 31 क्यों? 28 तो स्टेट में हैं और 3 हैं यूनियन टेरिटरीज में। 3 कहां पर है? यूनियन टेरिटरी। आप कहोगे सर यूनियन टेरिटरी कौन कौन से? केंद्र शासित प्रदेश में कहां कहां पर है? आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी में भी विधानसभाएं हैं और 28 राज्यों में हैं। ये बनाया आपने, जल्दी बना लो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी बनाओ, जो भी डाउट होंगे मैं करते चलेंगे उसको। जल्दी बनाओ। यहां तक किसी का कोई डाउट है? जल्दी बताएं। अब तो वॉइस सही होगी, वायर में थोड़ा दिक्कत हो गई थी। चलिए, मैं समझता हूं ये बात आप तक पहुंच गई होगी मेरी, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, प्रयास किया है। अब हम आगे थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या सिस्टम होता है सर इसमें, कैसे कैसे इसको पढ़ना होता है, क्या क्या इसमें पढ़ें हम। चलिए थ्योरी पे चलते हैं वापस। विधान परिषद इंडिया में कहां पर है? 6 स्टेट में है। अब सर ये विधान परिषद होती क्या है? विधानसभा क्या होती है? ये तो आप समझ गए। विधान परिषद को अपर हाउस ऑफ द स्टेट बोलते हैं, अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव या अपर हाउस ऑफ द स्टेट विधानमंडल। अब समझिए कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं। 1956 तक 5 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। मतलब 1956 में भारत में 5 स्टेट ऐसे थे जहां बाइकैमरल विधानमंडल थे। कौन कौन से स्टेट थे वो? जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। लेकिन वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी द्विसदनीय व्यवस्था की गई। इस प्रकार अब कुल कितने? 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। अब कितने स्टेट में है? 6 स्टेट हैं। ये मैंने लिखा दिए हैं, आपके नोट्स में सब कुछ होगा। आर्टिकल नंबर 169 किसके बारे में बात करता है? राज्य विधान परिषद का गठन संसद द्वारा राज्य विधान परिषद गठन का किया जाता है, उसी के द्वारा इसे समाप्त भी किया जाता है। यहां पर एक बात समझ में आई होगी आपको। क्या बात? समझिए, थ्योरी के बीच की जो बात है, बिटवीन लाइन, हाँ मैं आपके सामने एक और मुझे बात करनी थी। ये तो चल ही रहा है आपका, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन तो चल ही रहा है, डेप्थ में चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये डेप्थ में चल रहा है। आने वाले टाइम पर मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूं, मुझे आपसे डिस्कशन करना है सभी से। मैं नेक्स्ट बैच में भी चलूंगा ये बात करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन तो, ये संविधान तो चल रहा है आपका। मैं साइड में एक बैच और लॉन्च करना चाह रहा हूं, 1 आवर, 1 घंटा डेली, 1 आवर डेली होगा ये। लेकिन ये बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी। एक नया बैच लॉन्च होगा, NCERT, अभी नहीं होगा, इसके लिए अनाउंसमेंट आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मेरे पास आज सर का मैसेज और जो मीटिंग हुई थी उसमें एक कंक्लूजन निकल के आया कि एक NCERT बच्चों की बहुत डिमांड है, और जिसकी NCERT एक बार मजबूत हो गई उसे कहीं GS-VS पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब ये सोचने में आ रहा है कि इसे कब लॉन्च किया जाए, वो आपको बता दिया जाएगा। इसमें 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, 6 to 12 तक कंप्लीट NCERT, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल, दोनों लैंग्वेज में। 6 to 12 ये एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं हम। इस बैच को रखूंगा ओनली ऑनलाइन। इसमें
वीक में 5 डेज क्लास होंगी, 5 डेज क्लास होंगी। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कुछ देर के बाद बताऊंगा। 6 to 12th एनसीईआरटी का बोलते हैं ना, बाल की खाल निकाल लेना, हमें वो काम करना है। ये मैंने प्रपोजल पूरा बना दिया है, मेरी तरफ से रेडी है एकदम। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, ये चारों ही सब्जेक्ट स्टार्ट करना जा रहे हैं। और ये चारों ही सब्जेक्ट में मैं इधर तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही रहा हूं, ये तो हम बहुत डेप्थ में पहुंच जाएंगे और पहुंच ही रहे हैं। उधर मैं जो स्टार्ट करूंगा, ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा सबसे पहले। ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी की मैपिंग करा चुका हूं मैं, अब ज्योग्राफी की मैपिंग करा चुका हूं पूरी, जो स्टैटिक जीके में काम आएगी। लेकिन जो स्टूडेंट इन बैच का, देखो इसका लाभ कौन ले सकता है, इसका लाभ कौन कौन ले सकता है? जो कैंडिडेट जिसने कभी सपने में अपने माइंड में सोचा मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, मुझे सीडीएस क्रैक करना है, किन के लिए जरूरी होगा, पहले मैं ये भी आपके सामने क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि इस बैच को ये इसमें समय चाहिए। जिसको आईएएस क्रैक करना है, पीसीएस क्रैक करना है, सीडीएस क्रैक करना है, उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस, यहीं पर एनी अदर स्टेट, कोई भी राज्य, किसी भी राज्य का पीसीएस, कोई भी राज्य का पीसीएस, किन लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभ देगा? जो स्टूडेंट अभी अभी 12th पास हुए हैं, जो स्टूडेंट जिनको गाइडेंस मिल चुकी है कि हां हमें ये काम करना है फ्यूचर में, जिनके पास मिनिमम 2 ईयर हो, कम से कम 2 वर्ष हो इस पूरे टारगेट को, आईएएस पीसीएस। हां, एनसीईआरटी तो मैं पूरा कंप्लीट करूंगा 6 मंथ में, 6 महीने में एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट होगी, आईएएस पीसीएस सीडीएस लोअर पीसीएस और राज्य पीसीएस। क्योंकि अब मुझे समय मिल गया है, पहले मुझे समय नहीं था। पहले मेरे पास एक ऐसा समय नहीं था कि मैं भरपूर मात्रा में बच्चों को पढ़ा पाऊं, मैं ऑफलाइन में बहुत ज्यादा बिजी हो जाता था। आप समझने की नहीं हो, मेरे पास ये जो प्रपोजल सर ने कहा कि भाई करो इसे स्टार्ट, मैंने ठीक है सर मैं तैयार हूं, मेरे नोट्स कंप्लीट तैयार हैं, मुझे बच्चों को बस मुझे पढ़ने वाला कैंडिडेट चाहिए, डाउट पूछने वाला चाहिए कि हां सर ये समझ में नहीं आया प्लीज बता दो। और मैं आपके सामने एक बात और कहूंगा, आईएएस की तैयारी के लिए पहले 1 साल बच्चा दिल्ली में जाता है और यही काम करता है जो मैं यहां बता रहा हूं, हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक्स पढ़ता है, पहले वर्ष वो पूरी एनसीईआरटी पढ़ाते रहते हैं, फैक्ट्स बताते हैं। और एक बच्चा जब दिल्ली में रहता है, कोचिंग में फीस 2 लाख रुपए तो कोचिंग की फीस लग जाती है, 1.25-2 लाख रुपए, और 1 साल में दिल्ली का खर्चा 10,000 रुपये महीना आता है। आप समझदार हैं, 10,000 रुपये महीना मिनिमम, वो बच्चा जो बिल्कुल इधर उधर कुछ गड़बड़ नहीं करता, 1.5 लाख रुपए के समथिंग इसका ये खर्चा आ जाता है, 3.5 लाख रुपए में वो इस काम को करता है। और मैं आपके साथ इस कोर्स को लॉन्च करूंगा, मुझे पढ़ने वाला कैंडिडेट चाहिए बस। 6 to 12th इस बैच को बहुत जल्दी विदिन अ 10 डेज लॉन्च करने वाले हैं, विदिन अ 10 डेज 6 to 12th कंप्लीट एनसीईआरटी ऑन योर टिप्स, आपकी टिप्स पर होंगी। और इसी बेस पर आप आईएएस को उठा सकते हो, पीसीएस को उठा सकते हो। मेरे लिए बेस्ट कैंडिडेट कौन होगा? जो 12th पास अभी अभी हुआ है। दूसरा, जिसने टारगेट मिनिमम 2 वर्ष ये हो कि सर बस 2 वर्ष में मेरे हाथ में ला दो ये। अगर वो एसएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहा है, करते रहो साइड में, लेकिन मुझे डेली 1 घंटा चाहिए इसके लिए, डेली 1 आवर, डेली 1 आवर इस कोर्स के लिए मुझे चाहिए। और ये जवाबदेही मेरी होगी, ये मेरा कर्तव्य होगा। अगर मैं इस बैच को लॉन्च आपके साथ कर रहा हूं, आपके सहयोग से, तो मुझे बस एक क्रीम बच्चा चाहिए। अभी कुछ दिन के बाद सर इसको लॉन्च करने वाले हैं, और जैसे ही लॉन्च होगा तो आपके पास एक खबर पहुंची जाएगी, फिर उस बैच में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने ये अभी टारगेट बनाया है। हां, जो बच्चे 12th में हैं उनको आप बता सकते हो, जिनको फाउंडेशन तैयार करना है उन्हें बता सकते हो।
बाइलिंगुअल होगा, चारों सब्जेक्ट की कहानी है वहां पर, आईएएस पीसीएस बीईओ में, और ये चारों इनके साथ मैं डील करूंगा। तो बस मुझे एक अनाउंसमेंट करना था। धन्यवाद शिवम जी, धन्यवाद भैया, महिमा जी। तो मैंने आपको ये बता दिया है, धन्यवाद पूजा जी। बस आप एफर्ट लगा देना, बस मेरे साथ 1 घंटा। घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर पे तो मैं कहूंगा कि किताब एनसीईआरटी उठा और देखना, झांक के देख, बस दूर से देख लेना क्या है ये। और जिस तरीके से मैं आपके सामने स्टार्ट करूंगा, बस वो शुरुआत जो है उसे जरूर आप 3 से 4 दिन तो मैं उसका फाउंडेशन में लगाऊंगा, किताब पे नहीं जाऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कितना एफर्ट लगाना है, वो फिर आप बढ़ते चले जाओगे, आप समझदार हैं। 10 दिन में ये आएगा। कल मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा, जो मेरे पास एक्चुअल जो खबर आएगी निकल के कल बताऊंगा। चलो अब मैं अपने काम पे पहुंच जाता हूं, अब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, सही है। आपने देखा कि सर ये जो सारे पॉइंट्स थे ये तो हमने देख लिए, लेकिन ये विधान परिषद, विधानसभा तो अच्छी बात है, विधानसभा तो राज्य में होती है राज्य के विधान बनाने के लिए, लेकिन सर विधान परिषद की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? तो मैंने कहा कि जो बड़े स्टेट होते हैं, बड़े राज्य जैसे यूपी, वहां बैलेंस बना रहे, उस बैलेंस बनाने के लिए विधान परिषद का गठन होता है। विधान परिषद का गठन कौन से आर्टिकल में होता है? आर्टिकल नंबर अभी बताया आपको 169। लेकिन सर विधान परिषद केवल 6 ही जगह क्यों है, पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में क्यों नहीं है? सर ये भी बता दो आप। अब ये विधान परिषद बनती कैसे, अब उस बात को सुन लीजिएगा आप, कैसे बनती है। याद रखो, विधान परिषद के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, विधान परिषद के गठन के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए, विधान परिषद के गठन के लिए क्या होना चाहिए समझना। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने एग्जांपल दिया वेस्ट बंगाल का। कहां का एग्जांपल? वेस्ट बंगाल का। अभी वेस्ट बंगाल में विधान परिषद नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मुझे वेस्ट बंगाल में विधान परिषद का एस्टेब्लिशमेंट कराना है, की स्थापना करानी है, की संरचना करानी है, स्ट्रक्चर बनाना है, कंस्ट्रक्शन कराना है उसका, तो वो कंस्ट्रक्शन कराने वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कि वेस्ट बंगाल में विधान परिषद होना चाहिए। तो ये विधान परिषद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम, उस इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूशन है, क्या नाम होगा? विधानसभा इनिशिएटिव लेगी। कौन इनिशिएटिव लेगी? विधानसभा। ध्यान देना, विधानसभा में जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं विधानसभा में, उनका 2/3 मेजोरिटी के साथ, 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर वहां बिल पास कर दे विधानसभा, 2/3 मेजोरिटी के साथ विधानसभा अगर बिल पास कर दे कि हमारे यहां पर क्या होना चाहिए? विधान परिषद होना चाहिए, हमारे यहां पर विधान परिषद होना चाहिए, यहां से पास होने के बाद यह जाता है पार्लियामेंट के साथ, पार्लियामेंट के पास। संसद, विधानसभा ने कितनी मेजोरिटी के साथ पास कर दिया? 2/3 मेजोरिटी के साथ पास किया। पार्लियामेंट के पास जब ये जाएगा, पार्लियामेंट में आप जानते हो लोकसभा, राज्यसभा और यहां प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जब 2/3 मेजोरिटी से विधानसभा ने पास कर दिया इस बिल को कि मेरे राज्य में वेस्ट बंगाल में विधान परिषद होना चाहिए,
यहां से पास होने के बाद ये पार्लियामेंट के पास गया। पार्लियामेंट में क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत किसको कहते हैं? जितने वहां प्रेजेंट हैं, जितने लोकसभा में प्रेजेंट हैं, ओनली प्रेजेंट है, उपस्थित हैं, उनका 50% + 1 ने पास कर दिया। और जितने प्रेजेंट राज्यसभा में, जितने प्रेजेंट हैं, ओनली, टोटल नहीं, ओनली प्रेजेंट का 50% + 1, अगर इन दोनों से पास हो जाए तो यह राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर कर देगा और राष्ट्रपति के सिग्नेचर से उस राज्य में विधान परिषद का कंस्ट्रक्शन हो जाता है। विधान परिषद का कंस्ट्रक्शन हो जाता है। अभी तो मैंने आपसे कहा कि विधान परिषद बनती कैसे है। क्लियर हो गया? तो विधान परिषद कैसे बनती है? विधान परिषद बनाने के लिए राज्य की विधानसभा से एक बिल पास कराना होगा। किससे? स्पेशल मेजोरिटी से। 2/3 का नाम मैंने बताया था, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। और जब राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से बिल पास कर देगी तो वह देश की संसद के पास जाएगा और देश की संसद उसको साधारण बिल से, ऑर्डिनरी, केवल ऑर्डिनरी बिल, सामान्य विधेयक लाके सामान्य उसको पास कर दे, सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत से, सामान्य बिल और सामान्य बहुमत से संसद उसको पास कर दे। तो जब संसद पास कर देगी तो उस राज्य में विधान परिषद बन जाएगी। उस राज्य में विधान परिषद बन जाएगी। तो योद्धाओं, ये बात समझ में आई या नहीं? प्लीज मुझे यस और नो में जवाब दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। यस, शिवानी जी, स्वामिनी, अभिनव, बीना, बीना जी ने एक सवाल पूछा। थैंक यू शिवम जी, धन्यवाद भैया। बीना जी का एक सवाल था, कुछ पूछ रही थी बीना जी। यस सर, अल्टीमेट तो वही है। बीना जी का सवाल था, सर क्या 10th पास स्टूडेंट भी कर सकते हैं? और भैया उनके लिए तो बहुत बेहतर है। पहले तो मैं 6 to 10 तक ही बहुत समय लूंगा। 6 to 10 तक बेस बनाने में आपका समय लगेगा, 6 to 10 तक। लेकिन हाँ, 10 से नीचे वाला बच्चा नहीं कर पाएगा। 10 से नीचे नहीं, 10 से जो ऊपर आ गया, 10th कर चुका है, उसे समझ में आएगी एनसीईआरटी, क्योंकि वो एक बार 10 तक एनसीईआरटी को देख चुका है, उनके लिए काफी अच्छा है। तो मैंने क्या कहा, विधान परिषद कैसे बनेगी? राज्य का विधानसभा 2/3 से उसको पास कर दे। राज्य का विधानसभा 2/3 से पास कर दे, पार्लियामेंट के पास जाएगा। पार्लियामेंट में लोकसभा उसको साधारण बहुमत से, राज्यसभा साधारण बहुमत से पास कर दे, तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाएं, तो उस राज्य में विधान परिषद का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, एस्टेब्लिशमेंट बन हो जाता है। ठीक है, अब सवाल जो मैं कहना चाहूंगा, सर एक बार आर्टिकल 33 समझा दीजिए मयंक जी। मयंक जी, आर्टिकल 33 फंडामेंटल राइट्स में मैं समझाऊंगा, बड़ी डेप्थ में जाएंगे उसे। आर्टिकल 33 डेप्थ में जाएंगे उसे। कोर्ट मार्शल, आर्मी, फंडामेंटल राइट्स, ये उनसे संबंधित है। अभी ये बात समझ में नहीं आएगी, जब फंडामेंटल राइट में जाएंगे तो शायद बेहतर आएगा मयंक जी आपको समझ में। समझाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपको फंडामेंटल राइट की थीम समझ में आनी चाहिए पहले, थीम। और वो थीम समझाने के लिए मुझे 2 घंटे चाहिए, उसकी थीम। आर्टिकल तो बड़ा आसान है, लेकिन आर्टिकल के पीछे जो बैकग्राउंड है मुझे वो कवर करनी है पहले। जैसे मैं थ्योरी में मेरी आपके सामने है, लेकिन उसका बैकग्राउंड आपके लिए तैयार कर रहा हूं। जो बैकग्राउंड जिसको तैयार हो गया वो इसके क्वेश्चन पर आज ही गेम खेलेगा। यहां तक कोई डाउट? अब सवाल समझिए और क्या होता है। अब आपको वो फंसाता कहां है, वो किस तरीके से सवाल देता है और कैसे फंसाता है। वो पूछता है क्या विधान परिषद डिसॉल्व हो जाती है? डिसॉल्व का मतलब भंग होना, ये पहले जवाब दे चुका हूं मैं। क्या विधान परिषद भंग हो सकती है? यस और नो में जवाब दीजिएगा। शालिनी जी, सुपर टेट के लिए जरूरी है, सुपर टेट के लिए शालिनी जी, सुपर टेट के लिए। शिल्पा जी, कोई डाउट? विधान परिषद क्या डिसॉल्व हो सकती है? क्या डिसॉल्व हो सकती है, भंग हो सकती है? नहीं। वेल डन शिल्पा जी, बहुत बढ़िया। डिसॉल्व नहीं हो सकती, विधान परिषद समाप्त हो सकती है, टर्मिनेट होती है।
समाप्त होती है, टर्मिनेट होती है। क्या विधान परिषद डिसॉल्व होती है, भंग होती है? आप कहोगे डिसॉल्व नहीं होती, ये क्या होती है? टर्मिनेट होती है। क्या होती है? ये टर्मिनेट होती है, ये भंग होती है, ये समाप्त होती है। अब मैं यहां पर आपको दो वर्ड्स बताऊंगा, टर्मिनेट हो सकती है विधान परिषद। वेल डन पूजा जी, बहुत बढ़िया। यहां पर अब दो वर्ड और बताऊंगा जो ऑब्जेक्टिव सवाल में आपको परेशान करते हैं। सर विधान परिषद आपने बताया था, सर आपने बताया था राज्यसभा। राज्यसभा तो कहां पर? सेंटर में, केंद्र में, इन सेंट्रल, केंद्र में, इन सेंट्रल। और स्टेट में कौन है इसके इक्विवेलेंट? विधान परिषद। विधान परिषद कहां पर है? राज्य में, राज्य में। राज्य में क्या है? विधान परिषद। सेंट्रल में कौन है? राज्यसभा। सेंट्रल में कौन है? राज्यसभा। स्टेट में कौन है? विधान परिषद। दोनों को इक्विवेलेंट माना था मैंने, माना था ना? तो सर क्या इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है? वो डिफरेंस यही समझ लो, थोड़ा सा डिफरेंस है, फिर आगे और बड़े बड़े बातें करेंगे। राज्यसभा, विधान परिषद और राज्यसभा। राज्यसभा में कौन होता है? एक चेयरमैन होता है, समझना, कौन होता है? चेयरमैन। चेयरमैन का मतलब समझ गए? सभापति। सभापति अपना रिजाइन, त्यागपत्र, त्यागपत्र। राज्यसभा का कौन होता है? हेड, चेयरमैन। चेयरमैन का मतलब सभापति। सभापति या इसी का नाम होता है वाइस प्रेसिडेंट। सभापति या वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया? चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट एक ही बात है राज्यसभा का। ये अपना रिजाइन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। क्लियर है बातें? बट सर विधान परिषद की बात, जो विधान परिषद का चेयरमैन होता है, विधान परिषद का चेयरमैन जो अपना रिजाइन देगा, जो अपना रिजाइन देगा, वो किसको देगा? वाइस चेयरमैन। किसको देगा? वाइस चेयरमैन को। या डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन। क्यों डिफरेंस लिखा है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल में आगे दिखेगा ये। राज्यसभा में जो हेड होता है उसका नाम होता है चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट। किसको अपना रिजाइन देते हैं? प्रेसिडेंट को। लेकिन विधान परिषद में जो चेयरमैन होता है विधान परिषद का, वह अपना रिजाइन किसको देगा? वह अपना रिजाइन देगा डिप्टी चेयरमैन को या वाइस चेयरमैन को। अब आपको कि सर ये क्यों? सर चेयरमैन को तो गवर्नर को देना चाहिए था, लेकिन सर चेयरमैन का रिजाइन डिप्टी चेयरमैन को जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल। आपको कि ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि यहां चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, यहां चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बोथ आर द मेंबर ऑफ विधान परिषद। ये दोनों ही विधान परिषद के सदस्य हैं। बिकॉज ये दोनों, पूछा जाता है ऐसा, ये दोनों विधान परिषद के सदस्य हैं, सदस्य हैं, बोथ द मेंबर ऑफ विधान परिषद। इस कारण जब दोनों ही विधान परिषद के सदस्य हैं तो इसका मतलब विधान परिषद के सदस्यों के ही द्वारा चेयरमैन का चुनाव होगा और वाइस चेयरमैन का चुनाव भी उनके मेंबर्स के द्वारा ही होगा। और जब वो एक ही हाउस के दोनों हो गए तो एक दूसरे को क्या दे देते हैं? रिजाइन दे देते हैं। बट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति तो वाइस प्रेसिडेंट होता है और वाइस प्रेसिडेंट का तो इलेक्शन
अलग तरीके से होता है। यही वजह है कि वाइस प्रेसिडेंट किसको अपना रिजाइन देता है? प्रेसिडेंट को देता है। मेरी बात समझ में आई? नहीं तो आप ये सोच सकते सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रिजाइन टू डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात ऑब्जेक्टिव में दिखेगी तो मैंने यहीं पर समझा दिया है आपको। जल्दी बताएं, कोई डाउट? यहां पर डिप्टी चेयरमैन अपना रिजाइन, डिप्टी चेयरमैन अपना रिजाइन किसको देंगे? डिप्टी चेयरमैन अपना रिजाइन देंगे चेयरमैन को। यहां पर डिप्टी चेयरमैन अपना रिजाइन देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। यह कितनी बात आपके पल्ले पड़ी? हां साक्षी जी, जो बिल होते हैं उनके टाइप होते हैं, वो पहले से ही सब कुछ सिस्टम में लगा रहता है। उस सिस्टम में सबको मालूम होता है कि आज ये बातें होंगी, उनके पास उसकी फोटोकॉपी आ जाती है, फोटोकॉपी आ जाती है, उसे पढ़ लेते हैं। वो पढ़ने के बाद डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, वो सब पता रहता है कि क्या क्या होने वाला है, कि हम कौन कौन सा बिल पार्लियामेंट में लेके आने वाले हैं, ये सब हो जाता है। जल्दी बताएं। जल्दी जल्दी बोलें। जल्दी, कोई भी डाउट हो प्लीज बताएं। शिवम शर्मा जी, सर क्या बिल में भी कुछ वर्ड्स की लिमिट होती है या पेज की? शिवम जी, कोई लिमिट नहीं होती है। आप अपनी बात समझा सको संक्षिप्त शब्दों में, कम से कम शब्दों में, बस ये होता, लिमिट नहीं होती, कुछ भी कोई लिमिट नहीं होती है। सर फिर गवर्नर को कौन रिजाइन देता है? चलिए अब आगे बात बता देता हूं, है ना। यहां तक बात मैं समझ गया कि आपको समझ में आ गई है, बस थोड़ा सा डाउट था आपका, उसे मैंने यहां पर किया है। अब आगे बढ़िएगा, थ्योरी पे चलिएगा। क्या कहा? राज्य विधान परिषद का गठन संसद द्वारा राज्य विधान परिषद का गठन किया जाता है, संसद द्वारा राज्य विधान परिषद का गठन किया जाता है, उसी के द्वारा इसे समाप्त भी किया जाता है। ठीक है, इन केस डिप्टी स्पीकर इज नॉट प्रेजेंट, सो स्पीकर विल रिजाइन टू whom? सौरभ जी, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। चलिए, राज्य विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, देखो लिखा है राज्य विधान परिषद को समाप्त किया जाता है, न कि भंग किया जाता है। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन तभी हो सकता है जब उस राज्य के विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत, ध्यान देना, विशेष बहुमत के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाए, तो संसद द्वारा विधान परिषद का गठन समापन हो सकता है। ध्यान देना, संसद द्वारा विधान परिषद बनाई भी जा सकती है, संसद के द्वारा ही उसको समाप्त भी किया जा सकता है, लेकिन अगर बनवानी है तो विशेष बहुमत से पारित करना होगा, अगर हटाना है तो विशेष बहुमत से पारित करके संसद के पास भेजना होगा, और वो संसद की बात है, संसद उस पर कब कानून बनाए, संसद बाध्य नहीं होगा। दूसरी बात क्या कहा? राज्य विधानसभा में जो सीटें होंगी वो मैक्सिमम कितनी होंगी? 500, और मिनिमम होगी 60। मैंने कहा अभी तो आपको बताया विधानमंडल, विधानमंडल में एक तो होता है विधान परिषद, ध्यान देना है यहां पर, एक होती
मैक्सिमम होगी 500 और मिनिमम होगी 60। ऐसी विधान परिषद में मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम 1/3 ऑफ विधानसभा सीट्स, ये तो मैक्सिमम होगी। मिनिमम कितनी होंगी? मिनिमम होंगी 40। क्लियर है? विधान परिषद के मेंबर्स को बोलते हैं एमएलसी। क्या बोलते हैं? एमएलसी। विधानसभा के मेंबर को बोलते हैं एमएलए। क्या बोलते हैं? एमएलए। विधान परिषद के मेंबर्स को बोलते हैं एमएलसी, विधानसभा के मेंबर्स को बोलते हैं एमएलए। यहां तक कोई डाउट? जल्दी पूछें। विधान परिषद के मेंबर को बोलते हैं एमएलसी, विधानसभा के मेंबर को बोलते हैं एमएलए। विधान परिषद के मेंबर को बोलते हैं एमएलसी, विधानसभा के मेंबर को बोलते हैं एमएलए। विधान परिषद में जो मेंबर होते हैं उनका नाम है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्य। जो विधानसभा में है उनका नाम है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में दोनों का नाम विधायक है। हिंदी में दोनों का नाम विधायक है। हिंदी में दोनों का नाम क्या? विधायक। विधान परिषद में मैक्सिमम सीट्स कितनी होगी? तो आपको बताया कि जिस राज्य में विधान परिषद है उसमें मैक्सिमम सीटें कितनी होंगी, तो आप बता सकते हो मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 1/3 ऑफ विधानसभा सीट्स। 1/3 ऑफ विधानसभा सीट्स इन अ स्टेट। अधिकतम सीटें उस राज्य की विधानसभा का 1/3 हो सकती हैं। मिनिमम कितनी हो सकती है? 40। मिनिमम कितनी हो सकती है? 40 विधान परिषद में। विधानसभा में मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती हैं किसी राज्य में? 500। और मिनिमम कितनी हो सकती है? 60। विधानसभा के मेंबर को क्या कहा जाता है? एमएलए। विधान परिषद के मेंबर्स को क्या कहा जाता है? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बस अभी इतना समझिए, इतना समझिएगा, आगे सब कुछ आएगा। यहां तक कोई डाउट प्लीज पूछिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा? राज्य विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 500। न्यूनतम होनी चाहिए 60। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां सीटों की संख्या 30 है, जैसे समझना, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी। गोवा और मिजोरम में 40-40 सीटें हैं। सिक्किम में 32 है। क्लियर है? पुडुचेरी में 30 हैं। क्लियर हो गया यहां तक? गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुडुचेरी 40। मैंने कहा क्या कहा? यहां पर विधानसभाओं में, यहां की विधानसभाओं में ये सीटें हैं। ये एक्सेप्शनल स्टेट हैं। ये भारत में एक्सेप्शनल स्टेट हैं। कोई डाउट? चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। लेकिन भारत में अगर आपसे कोई सवाल पूछता, भारत में सर्वाधिक सीटें विधानसभा में कहां पर हैं? यूपी में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 403, जो कि सर्वाधिक है, जो कि सर्वाधिक है। बिल्कुल सौरभ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो क्या हैं? एमएलसी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं। अब वो बताऊंगा, एमएलसी आगे आ जाएगा, बट है ना। वीपी एंड वीएस की सीट रिपीट कर दीजिए। सीवी शर्मा। हाँ जी, बताओ, यहां तक डाउट तो नहीं है? विधान परिषद और विधानसभा, विधानसभा में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 500 मेंबर। मिनिमम कितने हो सकते हैं? 60। यहां तक तो मैं समझता हूं आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहां बहुत अच्छी बात लिखी है। सिक्किम और नागालैंड ऐसे राज्य हैं जहां पर कुछ सीटें अप्रत्यक्ष रूप से भी हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या कहा आपने? सुन लो, एक एक थ्योरी के बीच में जो बात छिपी हुई होती है, छिपी हुई बात मुझे आपके सामने उजागर करनी होती है। बस यही होता है एक टीचर का ड्यूटी। सर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के लिए एग्जाम होता है, तो सर लेजिस्लेटिव के लिए क्यों नहीं होता? अरे भैया गौरव जी,
सही कह रहे हैं आप गौरव जी। इसके लिए जो हम जनता हैं, हम जनता को एक समय बायकॉट करना होगा इलेक्शन का, चुनाव का। हमें एक किसी भी राज्य में पूरा राज्य अगर जनता बायकॉट कर दे कि हम एजुकेशन के आधार पर, या जो बच्चा आईएएस, जो कैंडिडेट आईएएस या पीसीएस इंटरव्यू दिए हैं वही देश की राजनीति में एंट्री ले सकता। मैं ये नहीं कह रहा है कि वो आईएएस बन गया हो, जो इंटरव्यू तक पहुंच गया, जो आईएएस और पीसीएस के इंटरव्यू तक जो कैंडिडेट पहुंचा है वही राज्य के अंदर पॉलिटिक्स में आ सकता है। बस इतना लगा दो, हिंदुस्तान की तकदीर, दिशा, दशा, प्रकृति सब कुछ बदल जाएगी। क्योंकि आईएएस पीसीएस का इंटरव्यू तक जो पहुंच गया, केवल इंटरव्यू तक पहुंचने का मतलब ही समझो वो बहुत नॉलेज उसने गेन कर ली है, उसने बड़ी मेहनत करी है। बस अगर ये ऐसा कर दें, ऐसा कौन कराएगी? जनता, मैं और आप बाइकट कर दें चुनाव का कि चुनाव में एक भी वोट नहीं डालेंगे हम अब। लेकिन ये आप जानते हो भाग्य का दुर्भाग्य है कि भारत की जनता को पता ही नहीं है उसे करना क्या है। वो भेड़ चाल में बस लगी हुई है। वो तो बस मिठाई के डब्बे में और एक वाइन की बोतल में खुश है, उसे वो मिल जाए तो बस वो ही सर्वोपरि है उसके लिए, तो उसका जीवन का ध्येय पूरा हो जाता है। उसे तो समझो कि स्वर्ग ही यहीं मिल जाता है। तो बताओ ऐसे जनता से क्या अपेक्षा कर सकते हो आप? 1/3 पूजा जी, 1/3 पूजा जी, 1/3। ठीक है भैया, चलिए आगे चलो। अब है तो है, समाधान तो बहुत हैं लेकिन माने कौन? और वो केवल जनता ही इन सबकी बुद्धि सेट कर सकती है। एक बार बाइक कट करना होगा, सब सुधर जाएंगे। लेकिन आप ये संभव समझ रहे हो? नहीं, ये बहुत टफ टास्क है। असंभव ही नहीं है तो संभव भी नहीं है। मुझे जो आपको समझाना था समझिए। कुछ लिखा है मैंने, सिक्किम एवं नागालैंड, ये नोट कर लेना, ये परीक्षा में आएगा ही आएगा सवाल, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर विधानसभा में कुछ इलेक्शन इनडायरेक्ट तरीके से आते हैं? इनडायरेक्ट तरीके से आते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से आते हैं। मतलब वो डायरेक्ट चुनाव से नहीं आते हैं, वो इनडायरेक्टली आते हैं। कौन से राज्य हैं ऐसे? सिक्किम और नागालैंड। सिक्किम और नागालैंड। अब आपके मन में आया कि सर ये बात समझ में नहीं आई, सर ये बात समझ में नहीं आई, सर प्लीज आप ये बात बता दो, सर यह बात आप एक बार बता दो। चलिए समझिए। विधानसभा, भारत में टोटल विधानसभा कितनी है? टोटल 31 है। टोटल 31 है। विधानसभा का आर्टिकल नंबर कौन सा है? विधानसभा का आर्टिकल नंबर 170 है। विधानसभा के मेंबर को किस नाम से जानते हैं? एमएलए या विधायक। सर विधानसभा के मेंबर को आप एमएलए कहते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। तो सर विधानसभा का टर्म और टेन्योर कितना होता है? जनरली टर्म एंड टेन्योर, कार्यकाल, टर्म एंड टेन्योर, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 5 ईयर। सर विधानसभा, जो विधानसभा है उसका इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन, सॉरी डायरेक्ट। कैसे इलेक्शन होता है? सर डायरेक्ट, डायरेक्ट इलेक्शन। प्रत्यक्ष चुनाव, सर जो विधानसभा है, जो विधानसभा है, ऐसे कौन से स्टेट हैं जहां इनडायरेक्ट भी होता है? ओनली 2 स्टेट, ओनली 2 स्टेट हैज
इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस, इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस प्लस डायरेक्ट तो है ही, डायरेक्ट तो वहां है ही, क्लियर है? यही तो समझा है यहां पर। दो स्टेट ऐसे हैं जहां पर इनडायरेक्ट तरीके से भी लोग जाते हैं, वो कौन कौन से स्टेट हैं? नागालैंड, नागालैंड और दूसरा स्टेट है हमारा सिक्किम। कौन सा स्टेट है? सिक्किम। ये दोनों के नाम याद रखना। क्या है? इन दोनों के नाम याद रखना है। याद रखोगे? सर विधानसभा में अभी आपने कहा कि सर मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 500 हो सकते हैं। सर मिनिमम कितने हो सकते हैं? भाई मिनिमम हो सकते हैं 60। सर एक्सेप्शन भी है? मैंने कहा एक्सेप्शन, अपवाद। सर वो कौन कौन से स्टेट हैं? मैंने कहा गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी। क्लियर हो गया? एक्सेप्शन है 4 राज्य। क्यों? क्योंकि सर 60 से कम सीटें, लेकिन फिर भी क्या है? विधानसभा फिर भी है, विधानसभा फिर भी है। सर क्या विधानसभा कैन बी डिसॉल्व? यस ऑफ कोर्स, विधानसभा कैन बी डिसॉल्व। हो सकती है। विधानसभा भंग हो सकती है, परंतु सभा समाप्त नहीं होती। कैन नॉट बी टर्मिनेट, बट विधानसभा कैन नॉट बी टर्मिनेट। समाप्त नहीं हो सकती, बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती, लेकिन भंग हो सकती है। विधानसभा कैन बी डिसॉल्व, यह भंग हो सकती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखना है। विधानसभा को भंग किया जा सकता है कैसे? वो आगे आएगी कहानी, वो आगे आएगी। वो सारा मैटर हम सोल्व करेंगे कि कैसे भंग होती है, क्या है। यहां तक कोई डाउट? समझ में आया? थ्योरी में पहुंचेगा। विधानसभा की तो बात पूरी हो गई, विधानसभा की तो पूरी हो गई। विधान परिषद में चुनाव होता है विधानसभा में, तो अब विधान परिषद के बारे में बात की गई है। विधान परिषद की संरचना क्या लिखा है समझ लो, पहले समझ लो फिर आगे कहानी आ जाएगी। चुनाव कैसे होता है विधान परिषद का? विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। ये चुनाव यहां वर्ड नहीं आएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन। मनोनयन को बोलते हैं नॉमिनेट, नॉमिनेशन, नॉमिनेशन, मनोनयन प्रोसेस। ठीक है। विधान परिषद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ विधान परिषद। इलेक्शन कैसे होगा? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, इसे समझ लेना। अब क्वेश्चन है कि सर अप्रत्यक्ष चुनाव होगा कितने? जैसे 5/6 सदस्य प्लस 1/6, 5/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 ही तो आ गया। अरे 5/6 और 1/6 को ऐड कर लो, कितना जाएगा? ये याद रखना, पूछा गया कितने लोगों का अप्रत्यक्ष तौर से चुनाव होता है, तो लोग वहां ये नहीं लगा पाए 5/6, कंफ्यूजन था उनको। तो 5/6
बिल्कुल गौरव जी, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो राज्य विधान परिषद में लोग जाते हैं, राज्य विधान परिषद में लोग जाते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, टोटल के कितने हैं? 5/6, 5/6, 5/6। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके चलता हूं, सुन लेना। मैं यूपी का एग्जांपल लेता हूं, यूपी का, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की टोटल सीटें हैं अभी 100। अभी कितनी हैं? 100 हैं। कितनी सीटें हैं? 100। तो अगर मैं कहता हूं 100 का 5/6 और 100 का 1/6, समझ में आया आपको? अभी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की फिक्स सीट है कितनी? 100। और भारत में टोटल विधान परिषद कितनी है? 6। कौन कितने स्टेट में विधान परिषद है? 6 स्टेट में, उनके नाम लिखा चुका हूं मैं ऊपर। लेकिन उनका एग्जांपल मैं यूपी का लेके चलता हूं। यूपी में विधान परिषद में कितने सीटें? 100। कितनी सीटें? 100। तो 100 का 5/6, 5/6 कौन से प्रोसेस के द्वारा होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन। किसके थ्रू? इनडायरेक्ट इलेक्शन। और 1/6 नॉमिनेशन के द्वारा, नॉमिनेशन। यहां तक बात समझ में आई आपको? बताओ भैया, आपको ये क्लियर हो पा रहा है या नहीं? प्लीज मुझे एक बार बताएं। यहां पर एक बात और समझते हुए चलना है आपको। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जहां देश की जनता, देश के वंचित लोग, देश के गरीब, देश का पिछड़ा, देश का किसान ही लोग वोट देते हैं इस हिंदुस्तान में। वंचित, गरीब, कमजोर, सताया हुआ इंसान, समाज की हाशिए पर खड़ा इंसान ही देश के जनार्दनों को वोट देता है। हाई क्लास सोसाइटी तो वोट ही नहीं देती है। ध्यान देना, इस देश की समस्या समझिएगा। हाई क्लास सोसाइटी किसको कह रहा हूं? जो एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिन्हें महंगाई, मंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना महंगा हो जाए, कितना मंदा हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो है एलीट क्लास बोलते हैं उसको, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस गरीब की वोट से वो उस पोस्ट पर बैठता है। ये देश का दुर्भाग्य है। उन्हें हमें गुमराह कर दिया जाता है और हम गुमराह हो जाते हैं। लेकिन वो लोग ऊपर सीट पर बैठते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। ठीक, ये हुआ है इस देश में, हमेशा से होता हुआ आया है और आज वर्तमान में भी हो रहा है। समय बदला है, रंग रूप बदले हैं, थीम और उद्देश्य तो वही है जो अंग्रेजों के समय का था। थीम और उद्देश्य तो वही है जो उन दिनों राजाओं का था। आज उन राजाओं का रूप चेंज हो गया है, वो परिवार बन गए हैं। आज वही परिवार बन गए हैं। परिवार ही तो वंशानुगत इस देश की पॉलिटिक्स को चला रहा है। कई सारे परिवार वंशानुगत चला रहे हैं इस देश को। समझो राजा रूपी जो नाम था वो बदल गया है बस, और कुछ परिवार जो हैं वो परिवार इस देश को चलाने लगे हैं। चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे अब तक उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश हो, परिवारी देश को चलाने लगे हैं। और जब देश में वह तंत्र विकसित हो जाए तो किसी दूसरे को आने क्यों देंगे? बिहार में देख रहे हो आप, परिवार ही तो है, परिवार ही आगे बढ़ा दिया लेके। 2 अनपढ़ बेटे, 2 मूर्ख बेटे वो देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए, प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए आगे बढ़ गए। एक 10th पास, एक 12th पास, सॉरी एक 10th फेल, एक 12th फेल। लेकिन देखो 10th फेल और 12th फेल बिहार को किस तरीके से चला रहे थे। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, यह देश का दुर्भाग्य है। आप जैसा पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी के लिए भटक रहा है और वह अनपढ़ नौकरी दे रहे हैं। उन अनपढ़ के सिग्नेचरों से नौकरियों का डेवलपमेंट हो रहा है। एक पढ़ा लिखा नौजवान प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी का चांसलर उनको सैल्यूट कर रहा है, एक अनपढ़ को। इस देश का दुर्भाग्य है जहां अनपढ़ लोग, मूर्ख लोग
देश की सत्ता पर कब्जा कर लें, उस देश का कोई भला नहीं कर सकता, उसको सत्यानाश निश्चित है। तो इस देश में यही हुआ है। तो वही समस्या तो यही है। ऐसा मैंने नहीं कहा, ये मेरे विचार नहीं है, ये चाणक्य के विचार हैं, कौटिल्य के विचार हैं। अर्थशास्त्र की किताब जिसने पॉलिटिकल साइंस में लिख दी, ये उसकी किताब है। और ये सारे वर्ड जो मैंने उनके सुनाए, ये वर्ड उन्होंने चाणक्य को किसको दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को कहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य जब किसी सत्ता पर घनानंद जैसा मूर्ख व्यक्ति बैठ जाए जो मद में चूर हो, उसका तो दुर्भाग्य उस ऊपर वाले के हाथ, दुर्भाग्य है, और उसका भाग्य ऊपर वाले ने जिस तरीके से लिखा है, और तू उसका स्वयं रचयिता है। तू चाहे तो पूरी सत्ता बदल सकता है। तो यहां मैं और आप जैसे योद्धाओं को चाणक्य ने इतनी बढ़िया बढ़िया बात बताई है, तो हमें करना चाहिए सब चीजें। चलिए भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन और नॉमिनेट 5/6, 5/6 का समझिएगा, ये मैकेनिज्म यहां समझिएगा। ये क्लियर हो गया? विधान परिषद में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? देखो डेफिनेशन, विधान परिषद इक्वल टू विधानसभा मल्टीपल 1/3। क्लियर हो गया? न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 40। अब इनका मैकेनिज्म समझिएगा, प्रोसेस समझिएगा। 5/6 का देखना, 5/6 का 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा, जैसे नगर निगम, जिला बोर्ड, सुना होगा आपने। 1/3 विधानसभा के उन सदस्यों द्वारा होता है जो उनके सदस्य नहीं है। विधानसभा के उन सदस्यों के द्वारा होता है जो उनके सदस्य नहीं है। 1/12 स्नातकों के द्वारा, 1/12 माध्यमिक या इससे ऊपर के अध्यापकों के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ? 1/3 बाई लोकल गवर्नमेंट, 1/3 लोकल गवर्नमेंट से आते हैं। लोकल गवर्नमेंट का मतलब समझिएगा, नगर निगम, नगर पालिका, चेयरमैन ऑफ टाउन, जिला पंचायत, बीडीसी, प्रमुख, उन सब के द्वारा 1/3 मेंबर आते हैं। 1/3 कहां से आते हैं? स्टेट विधानसभा के मेंबर्स के द्वारा। 1/3 बाई विधानसभा मेंबर्स, 1/3 बाई विधानसभा मेंबर। 1/12 बाई ग्रेजुएट, जो स्नातक हैं, जिनको 3 वर्ष ग्रेजुएट हुए हो चुका है, वह कैंडिडेट भी चुनाव लड़ सकता है। 1/12 टीचर ऑफ सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1/12। इन सबको ऐड कर दूं, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12। जब इनको मैं कितना हो गया? 10/12, 10/12। तो कितना हुआ? 2526, 2 5 जा, अरे हो गया ना 5/6, 2 5 जा। क्लियर हो गया? तो ये आप सिस्टम याद रखना। विधान परिषद में 5/6 का जो इलेक्शन होता है प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है मेरी वोट जिसको पड़ी, मैंने आपको इलेक्शन की बात बताई थी, मेरी वोट जिसको पड़ी और उसने वोट किसी और को दी। जैसे मैंने वोट दी किसको? पार्षद को। मैंने वोट दी किसको? जिला पंचायत सदस्य को। मैंने वोट दी जिला पंचायत सदस्य को, जिला पंचायत सदस्य ने वोट दी जिला पंचायत अध्यक्ष को। तो मेरी वोट तो जिला पंचायत तक पहुंच गई, अब जिला पंचायत का बंदा उसको वोट दे रहा है, तो ये इलेक्शन कैसे होगा? इनडायरेक्ट। तो 1/3 यहां से, 1/3 यहां से, 1/12 यहां से, 1/12 यहां से, इन सबको इकट्ठा कर लूं तो कितना हो जाएगा? 5/6, 5/6। और 1/6 मेंबर को राज्यपाल नॉमिनेट करता है। 1/6 मेंबर को राज्यपाल नॉमिनेट करता है। कहां कहां से करता है? मनोनयन, शिक्षा से, एजुकेशन से, खेल से, स्पोर्ट्स से, लिटरेचर से, साहित्य से, साइंस से, कहां से? साइंस से, विज्ञान, एजुकेशन, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, और यहीं पर एक वर्ड होगा
सोशल वर्क, क्या होगा? सोशल वर्क, समाज सेवा। तो इन फील्ड से नॉमिनेट होते हैं 1/6 मेंबर इन राज्यसभा। क्लियर हो गया? तो ये वर्ड हम लोगों को समझते हुए चलना है यहां पर। प्लीज कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। एंड सोशल वर्क, राज्यपाल 1/6 को नॉमिनेट करता है। चलिए, ये पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे आज। थ्योरी पर थोड़ा रफ्तार से मुझे चलना है आगे। राज्य विधानसभा का टर्म टेन्योर कितना होता है? 5 साल। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर। कितने साल? विधान परिषद के मेंबर्स का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। या मेंबर्स का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 ईयर होता है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ध्यान देना, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर, इसका मतलब है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लागू होने पर राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। एवं इसी प्रकार से इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ाया जा सकता है। इनफाइनाइट टाइम का मतलब क्या है? आपातकाल समाप्त होने पर राज्य विधानसभा का चुनाव 6 मंथ के भीतर करा लेना चाहिए। समझ में आया? नेशनल इमरजेंसी लग गई, नेशनल इमरजेंसी लगी तो एक बार में कितना बढ़ा दिया कार्यकाल? एक बार। फिर नेक्स्ट ईयर भी इमरजेंसी थी, फिर एक बार बढ़ा दिया। अगर नेक्स्ट टाइम पर भी इमरजेंसी थी, फिर एक साल बढ़ा दिया। तो ऐसा कब तक बढ़ाएगी? वो इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ाएगी, फिक्स नहीं कि 2 साल 3 साल। कौन? राज्य विधानसभा। राज्य विधान परिषद के बारे में समझो। राज्य विधानसभा, विधान परिषद एक परमानेंट हाउस है। क्या परमानेंट हाउस है? जो कभी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके समाप्त किया जा सकता है। कैन नॉट बी डिसॉल्व बट कैन बी टर्मिनेट। राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में चुनकर आ जाते हैं, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह दोबारा भी पुनर्निर्वाचन, रीइलेक्ट के योग्य होते हैं। क्लियर हो गया बात? ये जो एक बार बन गया वह दोबारा भी बन सकता है। 1/3 मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर इन विधान परिषद एंड इतने ही मेंबर एंट्री लेते हैं। मिनिमम एज विधानसभा में कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, और वह भारत का नागरिक हो। मैक्सिमम एज विधान परिषद में कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर, और सेम एज अ राज्य विधान परिषद का सदस्य होने के लिए। कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट। राज्य विधानसभा के सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। राज्य विधानसभा के सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। जैसे मैं मेरठ से चुनाव लड़ना चाहता हूं तो मेरा नाम मेरठ की मतदाता सूची में होना चाहिए। और सेम कंडीशन विधान परिषद के लिए है। सेम कंडीशन विधान परिषद के लिए है। ये क्लियर हो गया? आगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आरक्षित सीट के साथ गैर आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति आरक्षित सीट पर नहीं लड़ सकता। ध्यान देना, क्या कहा? SC ST जनरल की सीट पर चुनाव लड़ सकता है, बट उल्टा सही नहीं है। SC ST जनरल की सीट पर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जनरल SC ST की सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह बात इसमें कही है। सेम कंडीशन विधान परिषद में है। अयोग्यता क्या कहा? यदि वह व्यक्ति सदन का सदस्य का त्याग पत्र दे दे, या वह दिवालियापन हो जाए, यदि वह स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दे, तो वह क्या हो जाए? अयोग्य हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सेम विधान परिषद में, सेम विधान परिषद में। जो ऊपर लिखी बातें हैं, अंतिम निर्णय कौन लेगा? गवर्नर। कौन लेगा? गवर्नर। जो ऊपर बातें लिखी हैं, समझ में आया? दल बदल से संबंधित, दल बदल से ऊपर वाली बातें तो राज्यपाल डिसीजन लेगा, लेकिन रूल ऑफ डिफेक्शन एंड एंटी डिफेक्शन, दल बदल से संबंधित अयोग्यता के फैसले पर कौन लेता है? राज्य विधानसभा में कौन? अध्यक्ष लेता अंतिम फैसला, और विधान परिषद में सभापति अंतिम फैसला लेता है। यहां तक मुझे बताओ कोई डाउट है या नहीं है?